213 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट की लगातार तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है। ओके, चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना है और यहाँ आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्रम से वीडियो देखने को मिल जाएंगी। जितनी भी दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स की वीडियो आएंगी, ओके, जिसमें मैं आपको तैयारी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, वो सभी वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये आपका क्या है, पार्ट 2 रहने वाला है, 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की वीडियो का। ओके, पार्ट 1 आ चुका है। ओके, प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप देख सकते हैं, फिर डला हुआ है पार्ट 1। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 देखने के बाद ये आपका पार्ट 2 है। हम क्या है, पहले 2 अंकी वाले प्रश्न कवर करेंगे पार्ट वाइज पार्ट, फिर हम 3 अंकी वाले प्रश्न देखेंगे, 4 अंकी वाले प्रश्न देखेंगे। इसी के दौरान ही बीच बीच में आपको क्या है, वस्तुनिष्ठ भी आपकी तैयारी कराते जाऊंगा। ओके, तो अभी हम क्या है 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आ चुका है, तो देख लीजिएगा। तो खुली आंखों से देखे गए 95% के सपनों को पूरा करने के लिए खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है। यानी जो हमने सपना देखा है 95% का, उसे अगर प्राप्त आपको करना है तो लगातार आपको बिना रुके बिना थके मेहनत करनी पड़ेगी। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? यदि बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाए तो शेष जो बचता है उसे बाजार मूल्य का पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। क्योंकि उत्पाद की गणना क्या है, चालू कीमतों के आधार पर की जाती है। इसका सूत्र क्या होता है, बाजार मूल्य का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर बाजार मूल्य का सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी है, और उसमें से हमें क्या है, मूल्यह्रास घटा देना। जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटा देते हैं तो हमारा बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। आपको दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कि आप कॉपी बना लीजिएगा अलग से, और जितने भी आपको फॉर्मूला टाइप बनते जाएं ओके इस टाइप के, उन्हें आपको एक कॉपी में नोट करते जाना है। इससे क्या फायदा होता है कि अगर फॉर्मूला आप तैयार कर लेते तो पहले आपसे ऑब्जेक्टिव अगर फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं बहुत सारे, वो आपसे बन जाएंगे। इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे से आपसे बन जाएंगे। मान लीजिए जैसे आपका यहाँ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा पूछी गई है या किसे कहते हैं ये पूछा गया है, आपको सब फॉर्मूला याद है तो उसके माध्यम से, फॉर्मूला के माध्यम से आप क्या है थ्योरी आप बना सकते हैं। तो आपका याद रखना है, क्योंकि थ्योरी को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फॉर्मूला को याद रखना थोड़ा इजी होता है। ओके, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। ऐसा आपने याद कर लिया। अब परिभाषा आती है या किसे कहते हैं ये पूछा जाता है, तो आप बता देना है कि यदि हम बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या है परिभाषा पर सूत्र को परिभाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं? तो पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन प्रक्रियाओं में कई वर्षों तक प्रयोग होती हैं और जिनका उच्च मूल्य होता है। ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, इनका मूल्यह्रास होता है, जैसे प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया आदि। पूंजीगत वस्तुएं यानी कोई भी कारखाना खोला जाता है, ओके, तो उस समय तो बहुत ज्यादा वो महंगी आती है, लेकिन वो क्या है बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहती है, कि जो उत्पादन प्रक्रियाओं में के लिए कई वर्षों तक उपयोग की जाती है। जो कारखाने के में आपका जो प्लाट हो गया, वहाँ की बिल्डिंग बनी हुई है, वो सब आपकी पूंजीगत वस्तुएं हैं। उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है? तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा से तात्पर्य देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा निगमित की गई मुद्रा से है। इस मौद्रिक आधार के नाम से भी जाना जाता है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा में करेंसी तथा व्यावसायिक बैंकों के पास मांग जमाएं तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी अन्य जमाएं शामिल की जाती हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक की देश की मौद्रिक प्राधिकरण की संपूर्णता देता को दिखाता है। विमुद्रीकरण को समझाइए, अभी आपका एपियोडिज्म 25 में इससे संबंधित क्वेश्चन था। विमुद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा अचानक से देश में चल रहे पुराने नोटों की कानूनी मान्यता समाप्त कर दी जाती है और उनकी जगह नई मुद्रा चलन में लाई जाती है। इसका मुख्य मकसद अर्थव्यवस्था में छिपे हुए अघोषित धन को बाहर निकालना व नकली मुद्रा, गैर कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, आप विमुद्रीकरण समझ चुके होंगे कि क्या है।
इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, अचानक से ओके बिना किसी को बताए उनकी पहले से अंदर अंदर प्लानिंग चलती रहती है। जैसे पहले दोस्तों 1000 रुपए का नोट चलता था, फिर उसे क्या है बंद कर दिया गया ओके, उसकी बदली पर 2000 का नोट निकाला गया, वो भी आपको देखने को नहीं मिलता है ओके। इस प्रकार से तो ये क्या है, विमुद्रीकरण है। अचानक से क्या है, जो नोट होते हैं उनको बंद कर देना, उनकी कानूनी मान्यता समाप्त कर देना, उनकी जगह नए नोटों को लाना, यह है आपका विमुद्रीकरण। नेक्स्ट प्रभावी मांग की 2 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। प्रभावी मांग को आपको यहाँ समझाना है। तो प्रभावी मांग अर्थव्यवस्था में सदैव आय या रोजगार के संतुलन स्तर को व्यक्त करती है। मांग एक ऐसी गतिविधि होती है जो समग्र मांग और एवं पूर्ति के तत्वों से क्या निर्धारित होती है। समग्र मांग के 2 घटक को समझाइए। तो समग्र मांग के 2 घटक होते हैं, एक आपका उपभोग व्यय, दूसरा होता है आपका निवेश व्यय। उपभोग व्यय क्या है, उपभोग व्यय अर्थव्यवस्था के भीतर व्यक्तियों और परिवारों द्वारा की जाने वाली मांग को दर्शाता है। उपभोग मांग को निर्धारित करने के कई कारक होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक उपभोक्ता की आय और कराधान का स्तर है। निवेश व्यय वर्तमान उत्पादन का समर्थन करने और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यवसायों द्वारा किए गए निवेश को दर्शाता है। इसमें उपकरण, सुविधाएं और कच्चे माल जैसी नई पूंजीगत परिसंपत्तियों को खर्च को भी शामिल किया जाता है। तो उपभोग व्यय क्या है, ये उपभोग व्यय में व्यक्तियों और परिवारों द्वारा की जाने वाली जो मांग होती है, मांग को प्रदर्शित करता है उपभोग व्यय। निवेश व्यय में क्या है, उत्पादन की समर्था और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो व्यवसाय द्वारा जो निवेश किया जाता है, निवेश को बढ़ाया जाता है, वो निवेश व्यय कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, न्यून मांग के 2 कारण लिखिए। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस सर्वे में आ चुका है। तो न्यून मांग के दोस्तों हम 2 कारण देख लेते हैं। तो जो न्यून मांग होता है, अर्थव्यवस्था में एक प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इससे न्यून मांग या अप्रभावी मांग उत्पन्न होती है। दूसरा, जब अर्थव्यवस्था में आय व व्यय बराबर नहीं होते हैं तो यह स्थिति न्यून मांग का कारण बनती है। न्यून मांग के यहाँ कारण पूछे जाते हैं, लेकिन न्यून मांग से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ओके, प्रीवियस में आ चुका है। न्यून मांग किसे कहते हैं, न्यून मांग के कारण आपको तैयार करके रखना है। तो अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जिससे न्यून मांग या अभावी मांग उत्पन्न होती है। और जब अर्थव्यवस्था में आय व्यय बराबर नहीं होते हैं, इस स्थिति में भी क्या है, न्यून मांग बढ़ती है हमारी, यानी न्यून मांग का ये कारण है। नेक्स्ट, समग्र पूर्ति क्या है। तो समग्र पूर्ति या कुल पूर्ति से आशय अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं से है। इन सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय के क्या है, बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्व व्यय का अर्थ लिखिए। तो राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं, सरकार द्वारा उपगत ऋण, ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों और अन्य दलों को प्रदत्त अनुदानों आदि के लिए किया गया व्यय होता है। तो राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय होता है केंद्र सरकार का होता है व्यय। ये पहले ये आपको तैयार रखना है कि राजस्व व्यय क्या है, केंद्र सरकार का व्यय है, जिसमें क्या है भौतिक और जो वित्तीय परिसंपत्तियां हैं, क्योंकि जो भौतिक कार्य होते हैं उनको हटाकर जो अन्य व्यय किए जाते हैं वो राजस्व व्यय में आते हैं। जिसके अंदर क्या आता है, जो सरकारी विभागों में बहुत विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं उनमें पैसा लगता है, तो वो पैसा कहाँ से दिया जाता है, राजस्व व्यय से दिया जाता है। इसके साथ ही जो राज्य सरकार होती है ओके, और भी अन्य दल होते हैं, उनमें पैसा की आवश्यकता होती है, तो वो पैसा कहाँ से आता है, वो राजस्व व्यय से जाता है ओके। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय का अर्थ लिखिए। तो पूंजीगत व्यय क्या है, तो ये सरकार के वे व्यय हैं जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन वित्तीय दायित्वों से कमी से होता है। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, सेवाओं में निवेश और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपकरणों तथा अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम संबंधी व्ययों को शामिल किया जाता है। तो इसमें से बताया जा रहा है कि पूंजीगत व्यय में किस किस में खर्च किया जाता है। तो पूंजीगत व्यय को भी बजट दस्तावेज में योजना और गैर योजनागत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जो पूंजीगत व्यय होता है उसे बजट में भी दर्शाया जाता है और 2 तरीके से, योजना और गैर योजनागत व्यय के रूप में से वर्गीकृत किया जाता है। मतलब क्योंकि जो पूंजीगत व्यय होता है वो योजनाओं में भी खर्च होता है, इसके साथ ही अन्य जो गैर योजनागत होती है, यानी जिन योजना नहीं बनाए फिर भी उसे खर्च किया जा रहा है, तो उसमें भी ये खर्च हो रहा है। ये रहता है आपका पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र हमारे दो क्षेत्र हैं आपका, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र ओके। हमारी उसी आधार पे 2 पुस्तकें भी है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र की और समष्टि अर्थशास्त्र की। तो यहाँ से पूछा यार व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि यानी मतलब ये होता है सूक्ष्म ओके, जिसमें ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें हम क्या है जो इकाइयों का अध्ययन करते हैं ओके, वो आपका कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह
शाखा है उस शाखा को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों या भागों का अध्ययन करती है। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था के प्रकारों को बताइए। तो अर्थव्यवस्था उत्पादन इकाइयों का समूह होती है जो किसी एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। एक प्रकार पूछा जाए तो 3 प्रकार की होती है, पूंजीगत अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है। फिर नेक्स्ट है, उत्पादन फलन किसे कहते हैं? तो उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन उत्पाद की आगतों और अंतिम उत्पाद के बीच तकनीकी संबंध को कहते हैं। यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न आगतों के प्रयोग से कितना अधिकतम उत्पाद संभव हो सकता है और उत्पाद फलन का ये फॉर्मूला यहाँ बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट है, सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं? तो सीमांत उत्पाद क्या है? यहाँ जो मैं जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और उनके आंसर दे रहा हूँ और आंसर उसी हिसाब से मैंने यहाँ तैयार की है जिस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। यानी 2 लाइन में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 लाइन में आपको लिखना है, 2 ही लाइन में इनके आंसर आपको बता रहा हूँ, मतलब कोई एक भी लाइन एक्स्ट्रा आपको यहाँ नहीं दे रहा हूँ। ओके, जितना जिस हिसाब से लिखना है उतना ही मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। तो उत्पाद सीमांत उत्पाद पूछे जा रहा किसे कहते हैं? तो उत्पादन की अन्य आगतों को स्थिर रखकर एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है सीमांत उत्पाद कहते हैं। देखिए सीमांत का मतलब होता है, सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त, सीमांत का अर्थ होता है एक अतिरिक्त। ओके, अब उत्पाद जोड़ दिया जाए तो सीमांत का मतलब है एक अतिरिक्त उत्पाद जोड़ दिया गया है यानी उत्पादन करना। तो उत्पादन के अन्य आगतों को स्थिर करके हम एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर जो कुल उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है हमारी, वो हमारी सीमांत उत्पाद कहलाती है। नेक्स्ट है, बाजार संतुलन कीमत क्या से है? तो बाजार संतुलन कीमत से आशय उस स्थिति से है जब एक विशेष कीमत पर बाजार में मांगी गई मात्रा पूंजी की गई मात्रा के क्या बराबर हो जाती है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अगर आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं और मैंने आपके यहाँ पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का, ये 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का, वस्तुनिष्ठ का, ओके, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन के साथ, तो ये सभी आप मटेरियल पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आप क्या है होने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। तो इकोनॉमिक्स के कोर्स को आप ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स कोर्स ले लीजिएगा। इकोनॉमिक्स का जब कोर्स लें तो आपको इकोनॉमिक्स 80 कूपन कोड अप्लाई करना है। ओके, क्योंकि टारगेट हमारा 80 में 80 इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स 80 आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो सीधे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, वैसे भी दोस्तों आपकी क्या है फीस बहुत ज़्यादा कम है, जो आप क्या है साल भर कोचिंग की जो आपकी फीस रहती है उसका 5% भी यहाँ आपकी फीस नहीं रहने वाली, उससे भी कम आपको क्या है फीस में यहाँ आपकी तैयारी हो जाएगी। तो नाम मात्र की फीस में आपको क्या है कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा और जब आपके पास पूरा पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो आसानी से आप अपने हिसाब से तैयारी कर पाएंगे। इसलिए आपको इकोनॉमिक्स का कोर्स लेकर जरूर रखना है। नेक्स्ट है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में श्रम की इष्टतम मात्रा किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में मजदूरी दर और श्रम मात्रा का निर्धारण श्रम के लिए मांग और पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है। बाजार से क्या आशय होता है? बाजार क्या है? तो बाजार से आशय उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु विशेष के क्रय विक्रय हेतु क्या है निकट संपर्क में होते हैं। अब देखिए बाजार क्या है, तो ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो बाजार के बारे में नहीं जानता है, मार्केट क्या होता है, हर स्टूडेंट जानता है कि मार्केट क्या है। ओके, लेकिन लिखना किस तरीके से एग्जाम में वो बात क्या है यहाँ बड़ी रहती है। तो यहाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें लिखना किस तरीके से वो आपको समझ में आ जाए। तो बाजार से आशय क्या उस समस्त क्षेत्र से होता है जहाँ क्रेता विक्रेता क्या किसी विशेष वस्तु के क्रय विक्रय के लिए निकट संपर्क में आते हैं या होते हैं। नेक्स्ट है, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो जब हम किसी वस्तु की बाजार मांग उसकी बाजार पूर्ति से अधिक होती है तो इसे हम क्या अधिमांग कहते हैं। यह संतुलन कीमत से कम कीमत पर होता है और इसे अभावी पूर्ति भी कहते हैं। ओके, और जैसे ही आपका शब्दी से आप उसका अर्थ निकाल के समझिए, अधिमांग, अधि यानी अधिक मांग, यानी मांग होना, डिमांड होना, अधिक डिमांड होना, अधिक मांग होना। तो जब बाजार में किसी वस्तु की ओके जो मांग हो जाती है, मांग पूर्ति से जितनी है पूर्ति से अधिक हो जाती है। मान लीजिए किसी बिस्किट के क्या है 10 पैकेट है बाजार में, लेकिन उसको डिमांड करने वाले क्या है 20 लोग आ गए, 20 लोग को चाहिए। ओके, तो ये क्या कहलागी हमारी अधिमांग कहलागी। यानी हमारे पास क्या है मांग तो ज्यादा है, मांग ज्यादा है, लेकिन क्या है उसकी जो पूर्ति है वो कम है। ओके, तो हमारी क्या अधिक मांग कहलागी। बाजार पूर्ति से अधिक उसकी मांग होना वो आपकी अधिमांग कहलागी। जैसे हस्तांतरण भुगतान क्या है, तो हस्तांतरण भुगतान वे एक तरफा भुगतान है जिनके बदले में अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है, जैसे उपहार, दान, पेंशन आदि ये क्या है हस्तांतरण भुगतान होते हैं। नेक्स्ट है,
व्यक्तित्व आय किसे कहते हैं? व्यक्तित्व आय किसे कहते हैं? तो व्यक्तियों या गृहस्थों द्वारा समस्त सब स्रोतों से प्राप्त साधन आय अंतरण आय को जोड़ को क्या है? व्यक्तित्व आय कहते हैं। व्यक्तित्व यानी व्यक्तिगत आय, व्यक्तित्व यानी व्यक्तिगत आय। ओके, तो एक व्यक्ति को क्या है, जितने भी स्रोत है, कोई व्यक्ति क्या है दो तीन प्रकार के काम, 2 प्रकार के काम करता है, कोई 3 प्रकार के काम करके, तो हर प्रकार से उसको जहाँ से पैसे आते हैं वो कम उसको जोड़ दिए जाए तो हम समझ जाएंगे भैया आपकी इतनी कमाई होती है। तो इसमें अर्जित आय तथा अंतरण आय दोनों को शामिल किए जाते हैं। व्यक्तित्व आय से गृहस्थों की संभावित क्रय शक्ति का अनुमान भी लगाया जाता है। व्यक्तित्व आय बराबर होता है उपयोग प्लस उसका बचत और व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है मूल्यह्रास किसे कहते हैं? तो मूल्यह्रास क्या है? समान टूट फूट व प्रत्याशित अप्रचलन के कारण अचल संपत्तियों के मूल्य में गिरावट को मूल्यह्रास या अचल पूंजी का उपभोग कहते हैं। मूल्यह्रास समझ गए? मूल्यह्रास, मूल्य उसकी कीमत, हास यानी गिरावट आना, कमी आना, तो उसकी कीमत में गिरावट आना वो आपका क्या है? मूल्यह्रास के अंतर्गत जाएगा। तो आपका क्या है? सामान्य टूट फूट व प्रत्याशित अप्रचलन के कारण अचल संपत्ति के मूल्य में गिरावट होती है, उसे मूल्यह्रास कहते हैं। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। टिकाऊ यानी जो ऐसी वस्तु जो लंबे समय तक से टिकी रहती है घर में, तो जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है। ओके, उदाहरण के लिए टीवी हो गया, कार, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, स्कूटर, फ्रिज, एसी, कूलर आदि, इनका मूल्य भी सापेक्षता अधिक होता है। जो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनका मूल्य अधिकांशतः क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्या लंबे समय तक चलती हैं। जैसे फ्रिज हो गया, कूलर है, एसी है, टीवी है, कंप्यूटर है। ओके, तो इनको लेने में आपको क्या है? पूरा पैसा जोड़ना पड़ता है। ओके, पूरी प्लानिंग करती है भैया कितने पैसा जोड़ना है तब हम इसे ले पाएंगे। लेकिन एक बार अपने ले लिए जैसे तैसे करके, तो ये हमारे घर में क्या है? लंबे समय तक फिर चलती रहती है। नेक्स्ट है सट्टा उद्देश्य को समझाइए। तो सट्टा उद्देश्य क्या है? भूसंपत्ति, बहुमूल्य धातुएं, बंध पत्रों, मुद्रा का एकल कोटि बंध पत्र बनाकर जब सरकार वायदा पत्रों या साख पत्रों का चलन में लाती है तो उसे सट्टा उद्देश्य कहते हैं। व्यापारिक सट्टा भी मुद्रा के नगद रूप को क्या है? प्रभावित करता है। नगद कोष अनुपात यानी CRR का अर्थ आपको बताना है। तो प्रत्येक वाणिज्य बैंक को अपने पास जमा राशियों का एक न्यूनतम अनुपात वैधानिक रूप से केंद्रीय बैंक के पास जमा करना होता है, जिसे नगद कोष अनुपात कहते हैं। इस अनुपात में वृद्धि या कमी करके केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों की शाखा निर्माण क्षमता को क्या संकुचित और क्या विस्तृत करती है। तो नगद कोष अनुपात क्या है कि जिसे आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक खुले हुए हैं, बहुत सारे बैंक हैं, तो उन सभी बैंकों के पास जितने में पैसा है, मान लीजिए एक बैंक है, ओके, एक बैंक हो जाए XYZ नाम का कोई बैंक है, उसके पास एक करोड़ रुपए है। ओके, 1 करोड़ रुपए उसने जमा है, लोगों से पैसे लिए, किसी ने 2000 जमा किए, किसी ने 1 लाख जमा किए, इस प्रकार से उसके पास 1 करोड़ रुपए जमा है। तो उसे एक निश्चित जो मेन बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक है। तो भैया उससे कहता है कि एक निश्चित अनुपात में मेरे पास पैसे जमा करो। क्यों जमा करो? कि मान लो कि अगले दिन क्या तो पैसा लेके भाग गए, कुछ भी हो जाता है, तो हमें जो लोगों के पैसे लौटाने पड़ेंगे या कुछ भी इस प्रकार से मान सकते हो। तो एक निश्चित अनुपात में अपने बैंक जो केंद्रीय बैंक होता है वो पैसे ले लेता है, तो उसने कहा 10% मेरे पास जमा करके रखो या 20%, एक फिक्स अनुपात में, एक अनुपात में उससे पैसे ले लेता है। ओके, तो उस पार से जमा जो कर लिए, जैसे उसने 20 लाख जमा कर लिए, तो ये क्या है? नगद कोष अनुपात उसके लाएगा। इस अनुपात में अगर वृद्धि कर देते हैं जो केंद्रीय बैंक या इसमें कमी कर देते हैं, तो इससे क्या है? जो उसकी बैंकों की जो शाखा की निर्माण की क्षमता है उसमें क्या है? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। नेक्स्ट है उपभोग प्रवृत्ति क्या है? होती है। तो उपभोग मांग एक देश की कुल आय और उसका वह भाग जो उपभोग वस्तुओं पर व्यय किया जाता है पर निर्भर होती है। अर्थात समाज की कुल उपभोग मांग उसकी उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन पर निर्भर होती है। उपभोग प्रवृत्ति या फलन समुदाय के कुल आय एवं कुल उपभोग के बीच फलात्मक संबंध को बताती है। उपभोग प्रवृत्ति क्या है ये आपसे पूछा जा रहा, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ तैयार कर लीजिएगा। C = YF, यानी आपका उपभोग कुल उपभोग बराबर होता है आय गुणे फलनात्मक संबंध। तो उपभोग प्रवृत्ति यह बताती है कि समुदाय के लोगों की आय में परिवर्तन होने से लोगों के उपभोग में किस प्रकार परिवर्तन होता है। इस प्रकार से हमने क्या 2 अंकी वाले ये महापुरुष ने कवर किए हैं, और इससे पार्ट एक पहले आ चुका है, उसमें मैंने आपको जैसे 20-25 क्वेश्चन उसमें भी मैंने आपको क्या कवर कराए हैं। तो आपको क्या है उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और अभी कुछ और रह जाते हैं 2 अंकी वाले, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। फिर हम 3 अंकी वाले बता दूंगा, फिर 4 अंकी, और वस्तुनिष्ठ भी हम क्या है साथ साथ देखते जाएंगे। तो जितने बताते जा रहा हूँ क्या है प्रयास कर दीजिएगा। देखिए आप अपने हिसाब से तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन जो मैं क्वेश्चन आपको बताते जाऊँ उनको भी आपको पढ़ते जाना है।
तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है दोस्तों कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।